गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज के आंसर की को डिस्कस करते हैं। ये है आपका 15 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है पेपर 2 के लिए। तो इसकी आपकी आंसर की चेक करने वाले बहुत ही सटीक आपको आंसर की देंगे और लगभग यही आपके ऑफिशियल आंसर की भी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप में से कोई भी नया हो चैनल पर तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको इतनी ही बेहतरीन क्लासेस दी जाती है और जो भी आपका सीटेट का कोर्स है, जो भी आपका DSSB का कोर्स है, सब कुछ यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ आपके सिलेक्शन की यहाँ पर बात की जाती है, तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए बात करेंगे। आपका यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा इन्होंने, जब बच्चों में एकाडमिक प्रदर्शन तथा बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है तो वंचित परिवेश को छोड़कर वो समृद्ध परिवेश की तरफ प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क में से विकास ने किसकी ओर बहस का इशारा किया है? तो ये आपका यहाँ पर बात करें, ये आपका KVS का पहला ही, अगर हम बात करें KVS का सिलेबस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की जाती है, लेकिन ये आपका सीटेट के सिलेबस में नहीं है। तो अगर बात करें आपका बहस बनाम वाली चीजें, तो ये इस माप में सीटेट में नहीं होती। तो यहाँ पर पूछा है क्या है आपका, वंचित परिवेश से आप समृद्ध परिवेश की तरफ जा रहे हो। तो अनुवांशिकता की तो बात यहाँ पर नहीं है, विभेदीकरण एकीकरण बिल्कुल नहीं है। आपका क्या था यहाँ पर, वंचित परिवेश था, तो आप कहाँ पर जा रहे हो, आपका स्थिरता बेनाम वृद्धिशील पे जा रहे हो। ठीक है, आपका अनियंत्रितता की बात नहीं की, आपने क्या कहा, धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ है तो वृद्धिशील यहाँ पर कर रहे हो। तो इस वजह से आपका यहाँ पर सेकंड आंसर होगा। रही बात अनुवांशिकता और पर्यावरण की, यहाँ पर बात नहीं की, क्योंकि दोनों ही बात किसकी थी, दोनों ही बात आपकी पर्यावरण की थी। तो इस वजह से आंसर नहीं होगा, तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका अभिकथन और आपका रीजन। बार बार मैंने आपको इनकी प्रैक्टिस कराई थी, स्पेशल ट्रिक आपको प्रोवाइड की थी, तो आपने सभी ने इनका बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर दिया होगा। चलिए बात करते हैं। जब बच्चा एक ही श्रेणी के रूप में, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं, हम जेंडर, आपका जातीयता, आपका सामाजिक वर्ग तथा बच्चों के संबंध के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। तो क्या कहा, जब हम एक ही आपका सारणी में देखते हैं चीजें, कि बचपन को एक ही सारणी में देखेंगे, तो जो भी बच्चों के साथ जो भी विभिन्नता है, जो भी डिफरेंसेस है, उन्हें हम खत्म कर देते हैं। तो बचपन एक आपकी सामाजिक संकल्पना है। तो दोनों ही बिल्कुल सही बात कही है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, A और R बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सामाजिक संकल्पना है और ये एक जैसी हो ही नहीं सकती। आप बेशक इन्हें कह दो कि एक जैसी है, नहीं। और इन्होंने यही बात की थी कि हम अगर एक ही श्रेणी में चीजों को देखते हैं तो हम आपकी सांस्कृतिक खो देते हैं। तो दोनों ही आपका यहाँ पर आंसर सही था। चलो आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान के परिवर्तनों के कारक में से नहीं है? ये मैंने बार बार आपको बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसा आएगा और आपने बहुत अच्छे से काम किया होगा। आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि वाइगोस की जो आपको की पॉइंट मैंने प्रोवाइड किए थे, सीधा उससे आंसर दे सकते थे। तो वाइगोस की साहब और आपका जीन पियाजे का अंतर बताया था डिटेल क्लास में, स्पेशल CDP के कोर्स में। तो यहाँ पर थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक उपकरण जो आपका कल्चर टूल है, ये आपका सही है। तो जिन भी बच्चों का पेपर हो चुका है तो अपना चेक कर लो, यही आपके नंबर रहने वाले। एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग आपका यही रहेगा, क्योंकि आपका सीटेट के जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें वो खुद से एक दो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी आपके कई बार गलत मिल जाते हैं। लगभग आपका यही रहेगा। तो अपने नंबर मेजर करना और बताना कितने आपके टोटल मार्क्स बन रहे हैं, प्लस आपको यहाँ से कितनी हेल्प हुई है। तो दोनों फीडबैक देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपकी पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। मैम सेम टू सेम वैसे ही पेपर आए जैसे हम 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज में करते हैं। जीन पियाजे का मानना है सीखने की प्रक्रिया पूरी तरीके से अनुवांशिकता पर निर्भर है। बिल्कुल भी इन्होंने ऐसी बात नहीं की। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। मैं बार बार आपको बताते थे, हेरिडिटी मल्टीप्लाई आपका इन्वायरमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका विकास या फिर डेवलपमेंट। किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा था। तो रीजन आपका सही है, लेकिन आपका A गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपका A गलत हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप किस पे जाओगे, तो आपको जाना पड़ेगा दोनों ही सही पर। ठीक है, दोनों ही सही पर आप जाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। A कहीं पे गलत है, ऐसा कहीं ऑप्शन है ही नहीं, और आपका बिल्कुल सही है। तो आपको दोनों ही सही करने पड़ेंगे, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, A और R दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। क्या है, इसकी व्याख्या बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये विकास की बात की और इन्होंने जीन पियाजे की बात की है। AR दोनों सही है। तो इस प्रकार से आपको स्मार्ट वर्क करना था, क्योंकि आपका R बिल्कुल सही था। R इसमें सही नहीं है, R इसमें सही नहीं है, तो R वाला सिर्फ आपको व्याख्या वाले पे ही जा सकते थे। तो आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार जब आप अपने मौजूदा संज्ञान संरचनाओं में नए अनुभव को नहीं समझ पाते, ठीक है, नया अनुभव नहीं समझ पाते, तो वे अनुभव होते हैं और डैश का सहारा लेते हो। तो आप किस चीज़ का सहारा लेते हो, तो आपको पता है आपको की पॉइंट के साथ खेलना है। जब आप समझ नहीं पाते नए अनुभव को, तो क्या होगा, आपका असंगति, असंतुलन। ठीक है, या फिर आपका आ जाएगा, देखो असंगति नाम का कोई भी इन्होंने बात की नहीं है, तो इन्हें बात अलग कर दो। जब सहारा लेते हो तो आपका अडेप्टेशन हो जाता है और आपका डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है। जब आप असंतुलन करते हो, नए अनुभव को समझ ही नहीं पाते, आप उनका बैलेंस बना ही नहीं पाते, यही कह रहे कि आप कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस। तो आप हैंडल कर
कर ही नहीं पा रहे उस चीज़ को, तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुकूलन। आप जब क्या करते हो, चीज़ें अडेप्ट कर पाते हो, तो इन्होंने कहा किसका सहारा लेते हैं, अडेप्टेशन का सहारा लेते हैं, लेकिन जब समझ नहीं पाते आपका असंतुलन हो जाता है, तो आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। और इसमें स्मार्ट वर्क काम करना था आपका, संगति इस नाम की तो बात ही आपके प्याजे साहब ने नहीं की, और आपका अंतरीकरण ये कहीं प्याजे साहब की बात ही नहीं है, तो इन तीनों को कट कर देते, आपका फर्स्ट आंसर आ जाता। ये सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरी क्लास से आपको ये बार बार देखने को मैं दिखा दूंगी, सेम क्लास से क्वेश्चन आया है। जीन प्याजे बच्चों को डेस्क देखते हैं और वाइगोस्की बच्चों को डेस्क देखते हैं, तो मैंने बार बार बताया सामाजिक आएगा तो वाइगोस्की, तो देखो निष्क्रिय तो नहीं देखते, तो निष्क्रिय कट कर दो, तो या तो आंसर आपका सेकंड होगा या फिर आपका यहाँ पर थर्ड होगा। और दोनों की एक विशेषता बताई थी, दोनों ने ही बात की है एनसीएफ की, एनसीएफ का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया इन दोनों की ही बातों से लिया गया, तो एनसीएफ हमेशा बात करता है सक्रिय रहने की, तो जहां पर भी दोनों सक्रिय है तो आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। विचारों को सक्रिय रूप से हेरफेर करता प्लस आपका सामाजिक संदर्भ में सक्रिय रूप से, तो आपका यहाँ पर सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कोलबर्ग। बार बार यही सब चीजें रिपीटेड आती है, मैंने पहले ही कहा था कि पेपर ऐसा ही आने वाला है जैसा आपने तैयारी की है, जैसा मैंने आपको सिलेक्शन सीरीज में कराया है। लॉरेंस कोलबर्ग में नैतिक विकास की अवस्था में निर्धारण या आपका किसके आधार पर किया जाता है, तो लॉरेंस की बात की है, व्यक्ति की आयु की बात। ठीक है, इन्होंने आयु का सिद्धांत दिया था ना, मैंने बताया था, इन्होंने स्टेज दी है, तो उसमें मैंने आपकी आयु भी लिखी थी, किस एज में बच्चा क्या चीजें करता है। व्यक्ति द्वारा जो की गई उत्तर की चोरी के पक्ष में विपक्ष के पक्ष में व्यक्ति की अनुक्रिया के अंतर्निहित तर्क नहीं जी। इन्होंने इंडिविजुअल रीजनिंग की तो बात की थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बताइए क्या आंसर होगा, बी, सिर्फ बी तो नहीं होगा। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही होगा, तो ए के साथ देखो क्या होगा, ए के साथ सी है या फिर आपका ए के साथ बी है। तो अगर हम बात करें ज्यादा क्या है, व्यक्तिगत द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो आपका चोरी के पक्ष में या विपक्ष में, तो इन्होंने इसके आधार पर भी अपनी नैतिक की व्यवस्था दी थी, लेकिन आपका यहाँ पर क्या अनुक्रिया, क्योंकि आपका इंडिविजुअल आपका रिस्पॉन्स की बात सिर्फ एक स्टेज में की गई, तो आप इसमें मान के चल सकते हो ए और बी आपका सही मानेंगे। वैसे तीनों ही आपका ये पॉइंट ठीक है, लेकिन देखते हैं आपका ए बी ही ज़्यादा इसमें सही है, बाकी ए सी भी आपका इसमें आंसर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आपका ए और बी सही है। चलो, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं, मैंने बताया था लेव वाइगोस्की का भी संज्ञानात्मक विकास था, सिर्फ प्याजे साहब नहीं थे, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए काफ़ी तर्क अपने प्रस्तुत किए थे, तो वही क्वेश्चन पूछा है, बताइए क्या होता है। सबसे पहला है आपका मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में महारत हासिल करना, पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, संज्ञानात्मक द्वंद की बात इन्होंने नहीं की, योजनाओं को संपूर्ण रूप से संगठित करना, ऑर्गेनाइजेशन की बात भी प्याजे साहब ने की है, तो इन्होंने ये बात नहीं की, तो आपका महारत हासिल करना आपका ये भी इन्होंने बात नहीं की, तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने कहा है बच्चों को अडॉप्ट करने दो, इन्वायरमेंट को समाज में छोड़ दो, बच्चा सीख जाएगा, तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे लेव वाइगोस्की का, अगेन रिपीटेड कॉन्सेप्ट, शिक्षार्थियों के समीपस्थ विकास मतलब आपका जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के माध्यम में जो है प्रगति करने की मदद में डैश की आवश्यक सहायक भूमिका है, तो मतलब आपको कौन प्रोवाइड करेगा आपकी हेल्प। मैंने तीन चीजें बताई थी, अगर आपके क्षेत्र को पूछे उसे आपका जेडपीडी कहा जाता है, जिस मदद को पूछे आपका स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, और जिसने मदद दी उसे आपका MKO कहा जाता है, तो बस आपको यहाँ पर सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रगति में मदद करने की आवश्यक भूमिका किसकी होती है, MKO की होती है। अगर MKO नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। आगे आपका हार्वर्ड गार्डनर क्या है, इनका बहुबुद्धि सिद्धांत होता है, तो इन्होंने अलग अलग प्रकार की बुद्धि विभाजित किया, बिल्कुल ठीक है जी, भावात्मक रूप से नहीं रटने की नहीं जी, सेकंड नहीं, सेम टू सेम क्लास से रिपीटेड क्वेश्चन, और जो मैंने आपकी स्पेशल मैराथन कराई थी वहां से ये मैंने पॉइंट बताया था कि ये याद रख लेना। चलो आगे बात करेंगे आपका प्रगतिशील। आपका इस प्रगतिशील क्या है, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो आपका अनुसंधान तथा रट्टा मारने बिल्कुल नहीं है, मैंने बताया जो आपके एनसीएफ की क्वालिटी है वही आपकी प्रगतिशील रख के आ जाना, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो इन्होंने रटने वाली बात नहीं की, सख्त पर पालन करना नहीं जी, और इन्होंने ये भी नहीं कहा कि बस सिर्फ अधिकतम पर आप मल्टीमीडिया का ही यूज करो, नहीं, सबसे बेस्ट क्या है, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है, किसके लिए, जो व्यक्तिगत तथा आपके छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है, तो सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ गलत नहीं है, लेकिन अधिकतम उपयोग दे दिया ये भी गलत है, आप टेक्नोलॉजी ही बच्चों को सिखा रहे हो, आप जो एनवायरनमेंट से जोड़ना, आप पर्यावरण से जोड़ना बिल्कुल बंद कर रहे हो, तो इस वजह से आपका आंसर नहीं होगा, तो सेकंड आंसर बिल्कुल बेस्ट था। आगे चलते हैं असर्शन और रीजन। माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है, कक्षा में चर्चाओं पर गैर भागीदारी हो सकती है, क्या है, माध्यमिक में लड़कियां चुप रहती है, तो इससे क्या होगा, गैर भागीदारी होगी, बिल्कुल सही है। अनुवांशिकता बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक रूप में चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम को समझने तथा सामना करने में सक्षम नहीं है, तो कितनी मूर्खतापूर्वक बात की है कि लड़कियां जो है सक्षम नहीं है, क्योंकि अनुवांशिकता बनावट ऐसे नहीं जी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। और मैंने बताया कहीं भी बच्चों को कष्ट दुख पीड़ा दी जाए तो वो आंसर होता ही नहीं है, तो आपका आंसर नंबर सही ए है, आर गलत है, तो आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका मूल्यांकन की प्रवृत्ति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य कैसा होना चाहिए,
तो अगेन सिर्फ एक काम करना है, मानकीकृत हमेशा नेगेटिव होता है, तो कट कर दिया हमने आंसर नंबर फर्स्ट। बिल्कुल सही है, यही स्मार्ट वर्क मैंने आपको पूरा सिखाया है और यही मैंने की पॉइंट दिया है। अब जो बच्चे कह रहे थे मैम की पॉइंट से आपके एक दो बच्चे आए थे जिन्होंने कहा था की पॉइंट से अब आज का पेपर नहीं बनेगा या अब आने वाले पेपर की पॉइंट से नहीं है, तो आपको की पॉइंट सिंपल की पॉइंट नहीं है जो आप बचपन से रटते आ रहे हो, नहीं, वो की पॉइंट आपके PYQ से प्लस एनालाइज करके चीज़ें तब प्रोवाइड किए गए थे और उनसे क्वेश्चन आपके हर एक क्वेश्चन बना सकते हो। तो मानकीकृत आपको पता है नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मूल्यांकन की प्रगति गतिशील रखनी है तथा मूल्यांकन ऐसा हो जो आपका प्रमाणिक हो, ऑथेंटिक हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके काम का ना हो, तो ऑथेंटिक आपका होना बिल्कुल जरूरी है। असर्शन रीजन अगेन ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षण पर निर्भर नहीं करना चाहिए। निर्भर नहीं, नोट है, ठीक है। आगे आपका यहाँ पर निष्कर्ष नहीं होगा, ये आपका क्राइटेरिया रेफरेंस जिसमें आप क्राइटेरिया फिक्स कर देते हो तो ये आपके अंकों की तुलना कर निर्धारित मानक किया जाता है, बिल्कुल गलत है। आपका नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट बात करता है तुलना की, ये सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, जुलाई वाला सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका याद रखना, आपका अगर हम बात करें क्राइटेरिया में आप फिक्स करते हो कि आपको इतने नंबर लाने हैं, आप इसमें तुलना नहीं करते। तुलना की बात करोगे आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो जाता है, तो आपके दोनों ही गलत है, तो दोनों ही गलत है या फिर आर आपका गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्या था आपका, ऐसा उपयुक्त माना जाता है अधिगम के लिए आकलन वही असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए मानकीकृत परीक्षणों का पर निर्भर नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका ए सही हो जाएगा और आपका आर गलत है, तो थर्ड इसमें आंसर होगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पर्सन है जो विश्लेषणात्मक कौशल, वही आपका एनालिटिकल स्किल को या फिर आपका कह सकते हो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो जिसमें सिर्फ एक आंसर होगा, ठीक है, जिसमें रटने वाला वो आंसर नहीं होगा। तो कैसे अनुकूलित किया जा सकता है, कुछ उदाहरण बताओ, गैर उदाहरण तो बच्चा बता देगा भाई ये उदाहरण नहीं, रटने वाली चीज़ है, वाक्य कर देगा, लेकिन कैसे अनुकूलित किया जाता है, तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, ये आपके की पॉइंट से ही सीधे क्वेश्चन है। चलो आगे बात करेंगे असर्शन रीजन अगेन। समावेशी शिक्षा जो है विभेदित निर्देश का पालन नहीं करता, विभेदित का तो करता है ना, सब बच्चे हैं, समावेशी है, विभेदित निर्देश देगा तो आपका ए गलत हो जाएगा, और अगर आपका ए गलत है तो बी आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ए गलत हो बी सही है, ऐसा नहीं है। तो बस आपको इतना ही काम करना था, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं, बाकी इस पेपर को डिटेल में हम 9 बजे बहुत अच्छे से डिस्कस करा दूंगी। अभी आप अपने आंसर चेक कीजिए, और जिनका अगली वाली शिफ्ट में इस पेपर से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है, तो एक बार उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनका जो है पेपर हो चुका है, वो अपने आंसर चेक कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत प्रथम भाषा का प्रयोग, प्रथम भाषा का उपयोग जैसे क्या है, अधिगम अक्षमतम, आपका अधिगम असक्षम छात्रों के बजाय आपका अधिगम क्षमता वाले छात्रों, मतलब क्या बात कर रहे हैं, देखो इसमें थोड़ा सा समझो कि संबोधन का उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, अधिगम अक्षमता बच्चों की बजाय क्या करें, अधिगम अक्षमता वाले छात्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सी अंतर है, एक है आपका लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट, एक है आपका यहाँ पर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये मैंने बहुत बड़ी अंतर है। आगे बात करेंगे इसमें क्या करोगे आप, चलो का उपयोग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एक सक्षम लोगों की सही पहचान जो है नामीकरण बाधा है, नहीं जी, ठीक है। आगे क्या है, क्षमता जो है चिकित्सक मॉडल पर जोर देते हैं, नहीं जी, क्षमता के से जोर से हटा दो, और समावेशी की सच्ची भावना नहीं है भाई, ये भी हटा दो, समावेशी में मानवीय अधिकार के अनुरूप है, तो एक ही आपका पॉजिटिव ऑप्शन था, वो है आपका यहाँ पर सेकंड। तो समावेशन क्या करता है, सभी के अधिकार के दृष्टिकोण की बात करता है, तो बिल्कुल सही है, बाकी सब अलग था। आगे दृष्टिबाधित बच्चों क्या चीज़ की यहाँ पर नीड पड़ेगी, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन। वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, देखो आपको पता है ब्रेल लिपि तो होगा, तो बी देखो किसमें, बी इसमें है, बी इसमें, तीनों ही में ही बी है, ठीक है। वाक पठन सॉफ्टवेयर, मतलब बोल बोल के चीज़ें करे, तो इसमें बच्चे को हेल्प मिलेगी। सांकेतिक भाषा का प्रयोग, अब बच्चा क्या है, अंधा है, दृष्टिबाधित है, तो सांकेतिक की तो आवश्यकता हो ही नहीं सकती, तो डी कट कर दो, ये दो डी कट हो गए। अब ये देखो वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, तो ये भी बच्चा यूज कर सकता है, तो ए बी सी सही हो जाएगा, लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं हम श्रवण बाधित वाले बच्चों में, और श्रवण बाधित बच्चों की बात की है एनईपी ने, ठीक है, ये आपका एनईपी से लिया गया है। मैंने बार बार कहा था जो भी क्वेश्चन बनते हैं एनईपी और एनसीएफ से ही ये ऑप्शन उठा के लेके आते हैं। स्वालीनता वाला बच्चा सेम टू सेम जो आपका 14 दिसंबर को पेपर है वहां से रिपीट किया गया। क्या माना जाता है, ये दृष्टि संबंधी मदद में संकेत से बचाना है, गलत भाई। आप ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें विद्यार्थी अति उत्तेजित हो सके, अच्छा जी नहीं, हमें ओवर स्टिमुलेटिंग नहीं करना होता, तो अति उत्तेजित बहुत ज़्यादा गलत हो गया। आपके यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए अव्यवस्थित, नहीं जी, तो आप क्या करोगे, इसमें ठोस शाब्दिक तथा सुसंगत भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्वालीनता जो है आपका संचार करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करता है, तो फोर्थ आंसर इसमें सही होगा। आगे बात करेंगे आपका कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है,
उन्हें सीखने की प्रक्रिया को व्यस्त रखें तथा आपका दिलचस्पी बनाए। ठीक है जी। आगे क्या है, विस्तृत तथा स्पष्ट निर्देश दे, सुनिश्चित करें कि बच्चों की तुलना में उचित ग्रेड लाना गलत बात है। भावात्मक आवश्यकताओं की वजह नहीं जी, हमें दोनों प्रकार की भावनाओं पे बात करनी है। तो इसमें आपका या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड, तो इनमें जो सबसे बेस्ट आपका आंसर है, हमें बच्चों को व्यस्त रखना है, क्योंकि जो रचनात्मक वाले बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी जो है काम कर लेते हैं। तो अगर वो बिजी नहीं रहेंगे तो अपने आप को बोर फील करने लगते हैं। तो आपका इसमें ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो आगे बात करेंगे, कक्षाओं में छात्रों की असफलता के लिए शिक्षकों को किस प्रकार से निपटना चाहिए। तो पूछा है सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, एज ए टीचर आप क्या करोगे अगर बच्चे को प्रॉब्लम है। तो अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें टीचर। अनुत्तीर्ण छात्रों में सुधार तथा अति सुधार की बात करें। बुद्धि के आकलन के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों में मानकीकृत गलत बात है। छात्रों की जाति की पहचान करके, भाई जाति की पहचान करके कैसे आप कर दोगे, तो ये हटा दो, जाति वाला मानकीकृत हटा दो, अति सुधार हटा दो, भाई इतना भी क्या सुधार करना बच्चों में। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। अपनी शैक्षणिक रणनीति का जो भी आपने अपनी चीजें यूज की है, टीएलएम यूज करें, आप उनका आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करोगे, भाई देखोगे ना, बार बार बताया, अगर स्कूल में बच्चा फेल होता है तो गलती टीचर की है या फिर स्कूल की, बच्चे की गलती नहीं होती। आगे आपका संरचना अधिगम में पूर्व ज्ञान की भूमिका क्या है, क्यों जोड़ते हैं हम आपका एनसीएफ में पूर्व ज्ञान से बच्चों को। तो यहाँ पर क्या है, पूर्व ज्ञान से जोड़ने में बाधा है, भाई नहीं बाधा होती तो एनसीएफ बात क्यों करता। संबंध बनाने तथा नए अधिगम को सुगम बनाने के, भाई ये बात सही है, केवल आगे गलत है, केवल आगे गलत है। तो यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बेस्ट यही है, हम नया अधिगम या आपकी प्रायर नॉलेज से ही आपका नया नॉलेज को जोड़ते हैं, आपका अटैच करते हैं। आगे बात करेंगे एक संरचनावादी, अगेन संरचनावादी। कक्षा में पूछा है छात्र जो है स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे आप सहायता प्रदान करोगे, ग्रेड दोगे, गलत बात है जी। सिर्फ सभी सीखने के कार्य को विस्तृत तथा निर्देशात्मक निर्देश नहीं जी। सभी में स्पष्ट लक्ष्य नहीं। आपका सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, आप जब बच्चा खुद से स्वयं निर्देशित कर रहा है, खुद से सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कर रहा है, तो बच्चों को खुद से इंक्रीज करने दोगे, सेल्फ रेगुलेटिंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए, उसकी ओन लर्निंग को डेवलपमेंट करने के लिए। तो आपका यहाँ पर थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें हैं जो आपने पढ़ी थी। आगे आपका अभिकथन, एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका अपने कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने तथा माता पिता के लिए नियमित संपर्क में रहती है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, बेहतर ढंग से समझाने के लिए उनके माता पिता से जुड़ी रहनी है। इसी वजह से तो आपका एसएमसी आया था। एसएमसी किस में पढ़ा था हमने, आपका एनईपी में भी पढ़ा था, आरटीई एक्ट में भी पढ़ा था कि आपका एसएमसी लेके आना है, ताकि बच्चे और जो माता पिता वो भी आपस में जुड़ सके। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। समुदाय को निर्देशित करना चाहिए कि आपकी कम्युनिटीज़ वाले सीधा बताएंगे कि किस प्रकार से बच्चों को सीखना चाहिए या नहीं। बताइए, समुदाय को नहीं जी, हमारा ए सही हो जाएगा और हमारा कहीं ना कहीं गलत है। और आपका इसे सीटेट वाला मान सकता है कि दोनों सही है, ये भी मान सकता है, ठीक है। लेकिन देखा जाए समुदाय को निर्देशित नहीं करना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, शिक्षार्थियों को समस्या समाधान के कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षिका को डैश प्रोत्साहित करना है और शिक्षार्थियों के बीच डैश की चिंतन को बढ़ावा देना है। तो आपको पता है, हमें पता है, अभिसारी की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये सब कुछ होता ही नहीं है। तो आपका क्या करना है, अपसारी चिंतन की बात करना है। लेकिन अपसारी चिंतन के साथ क्या आ गया आपका, कार्यात्मक स्थिरता। तो शिक्षकों को कार्यात्मक स्थिरता को, मतलब जो भी टीचर कराने जा रहे हैं, तो ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर देखा जाए, इससे बेस्ट क्या है आपका विश्वास। तो इसमें आपका सेकंड ही सही होगा, क्योंकि अब सारी चिंतन ही बच्चों के अंदर चिंतन को बढ़ावा देगा। तो आपका यहाँ पर सेकंड आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे बात करेंगे, आपका अन्वेषण। अन्वेषण वही आपका डिस्कवरी लर्निंग, सेम रिपीटेड। बच्चों की खोज में हेरफेर करने के लिए स्वयं से जानकारी बच्चा ले, दुनिया में लगातार नई खोज करे। आगे क्या है, दुनिया में पूर्व ज्ञान पर विस्तारित। बताइए इसमें से सबसे बेस्ट क्या होगा। तो अगर बात करें अन्वेषण, मतलब बच्चे खुद से सीखेगा। तो विचारों की खोज तथा हेरफेर के माध्यम स्वयं के लिए जानकारी प्रदान करता है। मध्यम दुनिया में लगातार नई खोज करता है। पूर्व अभ्यास तथा विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी या दुनिया में नई खोज करता है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चों को दुनिया में ही नई खोज करनी है, नहीं। बच्चा क्या करता है, स्वयं के लिए जानकारी प्रदान करता है, खुद के लिए सीखता है। तो विचारों की खोज करता है, अपने जो आइडियाज़ है उन्हें मैनिपुलेट करता है। तो ये सही है, एक्सप्लोर करना। फर्स्ट आंसर इसमें सही हो जाएगा। आगे आपका यहाँ पर यह महसूस करना कि विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा, यह महसूस करते हैं वह विज्ञान की कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि ध्यान केंद्रित कर सके। तो रमेश सीखने की किस रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं, दोहराव का, अधिसंज्ञान का, आलंबन का, स्मृति सहायक सामग्री का। तो एक बच्चा नहीं समझ पा रहा था कॉन्सेप्ट, तो क्या कर रहे हैं, उसे आगे बिठा दिया है। तो बताइए सबसे बेस्ट कौन सा होगा। आलंबन तो हेल्प दे रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर हेल्प भी हो सकती है। सहायक सामग्री तो यूज नहीं की, बस बच्चों को आगे बिठाया ना, तो सहायक सामग्री तो यूज नहीं हुई।
तो आपका दोहराव की बात यहाँ पर नहीं हुई। अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन होता तो बच्चा पहली बार में ही समझ जाता। तो यहाँ पर आलंबन आपका यहाँ पर टीचर ने दिया है। आलंबन मतलब सीखने में क्या की उसकी हेल्प की है। आलंबन क्या है? तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो भावनाएं कुट लेखन तथा एनकोडिंग की प्रक्रिया में सुगम बनाता है, लेकिन इस ध्यान में कोई प्रभावित नहीं होता। जी प्रभावित तो होता है, आपके संज्ञान भी चाहिए, भावनाएं भी चाहिए, प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि प्रभाव की मात्रा दूसरों बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। अधिगम में भावनाओं का प्रभाव एक संयोजी होता है, जिसकी प्रकार की भावना होगी अधिगम नहीं। जी देखो, इसमें सबसे बेस्ट ढूंढना था। तो आपका देखो फर्स्ट तो नहीं होगा। अभिप्रेरणा को प्रभावित ये भी नहीं होगा, तो इसमें आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें भी कहा है केवल केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव भी तो पड़ता है ना। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपस में जो पहलू है एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। चलो आगे बात करेंगे, शिक्षार्थियों में आपका आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ सकता है? आंतरिक प्रेरणा मतलब जिसमें बच्चा आनंद के लिए काम करे। तो किसी सजा के लिए आपका बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा, आपका निरंतर पुरस्कार के लिए सेम ये सब नेगेटिव था। आनंद के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन है, और यही आप सभी के अंदर होना चाहिए। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा सेम टू सेम रिपीटेड चीजें हैं, वही सब घुमा फिरा कर सीटेट ने दिया। बार बार कहती आई थी मैं कि नया सिलेबस नहीं है, वही सब चीजें देंगे, तो बेफिक्र होकर पेपर करके आना। और सेम 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज का पेपर है, कुछ अलग नहीं है। आंतरिक बाह्य प्रेरणा तथा आपका बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अन्य है। व्यक्ति के एक ही समय पर दोनों से अभिप्रेरित गलत भाई दोनों हो सकते हैं भाई, लेकिन अभिप्रेरणा संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करते हैं। आंतरिक बाह्य प्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या है? आंतरिक बाह्य प्रेरणा एक दूसरे को जटिल तरीके से अंतःक्रिया करती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो सबसे बेस्ट है आपका यहाँ पर फोर्थ। तो फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही होता है, सही थे। ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो बताइए 30 में से आपका कितना स्कोर रहा? ठीक है, और इसके अलावा आपको हिंदी की भी प्रॉपर आपको आंसर की दी जाएगी। और आपको लगता है मैम नहीं इसका आंसर ये होना था, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी जो भी आपको आंसर की प्रोवाइड की गई है वो बिल्कुल बेस्ट की गई है, प्लस बहुत ही सटीक की गई है, आपका यही आंसर माना जाएगा। और जिस क्वेश्चन में बताया मैंने CBSE इसको भी आंसर मान सकता है, वो भी मैंने आपका क्लियर करा दिया। तो अपने चेक कीजिए कितना स्कोर बन रहा है, और इसके बाद हम यहाँ पर CTET के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, इसके ऊपर जल्दी आपको वीडियो मिलेगी, क्लासेस मिलेगी। DSSB का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। और शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें भी CTET का एग्जाम क्लियर करना है, यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर ही बनना है, तो उनके साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले पेपर में।